बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपके इस इन्वेस्टमेंट के जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वो ये कि किस तरह से हमने एनालाइज करना है कि कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। इसको हम इंशाल्लाह क्राइटेरिया की बिना पर देखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये मेरी पर्सनली फेवरेट फ्रेमवर्क है। इसके लिहाज से अगर आप इसको अपने डाल लें और इसके लिहाज से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें किसी भी कंपनी को जांचने के लिए, तो मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह कोई भी बंदा कभी भी लॉस नहीं करेगा। तो ये कौन सी चीज़ें हैं इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 10 स्टेप का ये एक फ्रेमवर्क है जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ब्लू चिप कंपनियों के लिए सबसे बेस्ट है, जिनमें एफएफसी, मारी, एंग्रो होल्डिंग, हबको सिस्टम, यूबीएल, मिज़ान, ओजीडीसी, पीपीएल। तो सबसे पहले हमने देखना है स्टेप 1 में अंडरस्टैंड द बिज़नेस। तो अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ऑनर्स, ये वॉरेन बफेट का सबसे बेहतरीन मकूला है। तो उसमें हमने अपने आप से सवाल करना है और कंपनी से कि कंपनी क्या सेल करती है, यानी कि कंपनी का क्या प्लान है, क्या सेल करती है और इसका क्या क्राइटेरिया है। दूसरे नंबर पे सवाल करना है कि इसके कस्टमर्स कौन से हैं बिज़नेस को जानने के लिए। फिर उसकी डिमांड क्या कंपनी की बढ़ रही है कि नहीं, ये चीज़ जाननी है। और उसके बाद हमने देखना है कि कोई कंपटीटर्स इस कंपनी को क्या इजीली रिप्लेस तो नहीं कर सकते मुस्तकबिल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एफएफसी की बात करें, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, अभी इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, इसने 14.5 रुपये डिविडेंड्स दिया है। तो उसमें देखें कि यूरिया की डिमांड्स जो है फर्टिलाइज़र में बढ़ रही है और फार्मर को हर साल यूरिया जो है ये लाजमी चाहिए। और एग्रीकल्चर जो है ये हमारी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम तरीन है। और दूसरे नंबर पे स्टेबल बिज़नेस है। तो ये जो बिज़नेस मॉडल है ये हमको कहेंगे कि ये स्टेबल बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये पहला क्राइटेरिया है अंडरस्टैंड द बिज़नेस। दूसरे नंबर पे मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं स्टेप 2 करता हूँ मैनेजमेंट को या चेयरमैन को की स्टेटमेंट को रिव्यू करते हुए। उसमें हमने क्या देखना है चेयरमैन को या मैनेजमेंट को कि एक फ़्यू पेजेस में हमने देखना है कि फ्यूचर की आउटलुक क्या है किसी भी इंडस्ट्री की जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी फ़्यूचर की आउटलुक है, इंडस्ट्री का मसले मसाइल कौन से हैं और इसके एक्सपेंशन के कोई प्लान है, ये कंपनी आगे मुस्तकबिल में फैल सकती है या नहीं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इम्पेक्ट क्या है इस कंपनी पे या इस इंडस्ट्री पे, और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मौजूद हैं या नहीं। तो ये होती है मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट का किसी भी कंपनी में बहुत अहम तरीन रोल है। जो देखें जिस मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पे एतमाद नहीं, ट्रस्ट नहीं और अपनी कंपनी को बेच रही है और सेल कर रही है, वो आपके पैसे को कैसे बचा सकती है, वहाँ पे तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये सूरत हाल होती है। इसीलिए अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है कंपनी की और कंपनी पे तवज्जो नहीं कर रही, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखें तो मैं रेवेन्यू ग्रोथ को देखता हूँ कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये कैसा है किसी भी कंपनी का। उसमें मैं देखता हूँ कि रेवेन्यू की सेल्स जो हैं बढ़ रही हैं, क्या रेवेन्यू की ग्रो और सेल हर साल बढ़ती जा रही है या नहीं। अगर नहीं बढ़ती जा रही तो उसकी क्या वजह है, और ये जो ग्रोथ है ये एक्सेलरेटिंग आगे हो रही है या नहीं। तो ये चीज़ें मिसाल के तौर पे रेवेन्यू जो है एक साल 100 बिलियन है, अगले साल 120 है, फिर अगले साल 140 है। इसी तरह ये जो बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर नहीं बढ़ रहा तो फिर मैं कि ये कंपनी आगे नहीं फैल रही, तो इसका मतलब है रेवेन्यू इसका बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये वार्निंग साइन हो सकती हैं। फिर आगे चौथे नंबर पे मैं स्टेप उठाता हूँ कि प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूँ कि प्रॉफिट ग्रोथ क्या है इस कंपनी का जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये स्टेप को कि हमने लुक
करना है नेट प्रॉफिट को, कि ग्रास प्रॉफिट तो होती है, नेट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। हमने देखना है कि प्रॉफिट जो है ये बढ़ रहा है कंपनी का या नहीं, और कितना फास्ट रेवेन्यू का ग्रोथ हो रहा है। मिसाल के तौर पे रेवेन्यू 10% बढ़ता है और प्रॉफिट जो है 25% बढ़ता है, ये एक्सीलेंट है। यानी इससे मुराद ये है कि कंपनी अपने खर्चे जो हैं उनको कम कर रही है, कि रेवेन्यू अगर 10% हो तो प्रॉफिट 25% बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सोलर लगवा रही है, जिससे बिजली के खर्चे जो हैं कम हो रहे हैं। तो ये रेवेन्यू की ग्रो अप है। तो रेवेन्यू अप ऊपर जाता है और प्रॉफिट जो है ज़्यादा होता है। अगर रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, जिस तरह पीपीएल और ओजीडीसी में होता रहा कि गवर्नमेंट पैसे नहीं उन्हें देती, वो अपने आयल वगैरह निकालती हैं, तो फिर उनको खसारे में रहना पड़ता है। तो वो एक डेंजर का साइन है। अभी पीपीएल और ओजीडीसी में काफ़ी अच्छा हो रहा है कि उनको अपनी पेमेंट जो है इन टाइम मिल रही हैं, जो करंट अकाउंट खसारे की हैं। और आगे 5वें नंबर पे मैं देखता हूँ कि रेवेन्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस। तो ईपीएस जो है ये बहुत ज़्यादा बताता है हमें कि कितना प्रॉफिट बिलोंग करता है, हर शेयर कितना प्रॉफिट जो है वो हमें दे रहा है। ये चीज़ जो है जाननी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। मिसाल के तौर पर अगर अर्निंग पर शेयर 2022 में 18 थी, 2023 में 24 और 2025 में किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 30 है यानी कि बढ़ रही है, इसका मतलब है उसका अर्निंग पर शेयर जो है ये बढ़ता जा रहा है, जो कि उसकी शेयर होल्डिंग के लिए इंक्रीज़ करता है उनकी वैल्यू को। तो ये अच्छी बात है। आगे 6ठे नंबर पे मैं देखता हूँ किसी भी कंपनी के डिविडेंड्स की क्या हालात हैं, कि वो डिविडेंड्स इन्वेस्टर को देती है या नहीं, डिविडेंड्स पर शेयर उसका कितना है। उसमें मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि यह कंपनी जो है डिविडेंड्स हर साल पे करती है या नहीं। अगर डिविडेंड्स उसका इंक्रीज़ हो रहा है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। तो जो हम मिसाल दे रहे थे एफएफसी की पहले, तो उसमें इंक्रीज़ हो रहा है उसका रेवेन्यू हर साल, और डिविडेंड्स हर साल बढ़ाते जा रही है। तो ये 6ठा स्टेप है। 7वें स्टेप की बात करें तो उसमें स्टेप में हम ग्रास मार्जिन को मैं देखता हूँ कि किसी भी कंपनी का जो ग्रास मार्जिन है वो कितना है, उसकी क्या सूरत हाल है। तो उसका फार्मूला ये है कि ग्रास प्रॉफिट तकसीम रेवेन्यू। तो जो हाई मार्जिनस होगा उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर इस कंपनी के पास मौजूद है। अगर एफिशिएंट प्रोडक्शन है तो फिर भी अच्छा है, और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये चीज़ें होती हैं। ग्रास मार्जिन जो हैं ये हमने ज़रूर देखने हैं। मैं सारे जितने भी स्टेप हों उनको मैं ब्रीफ भी करूँगा एंड पे कि हमने कैसे देखना है और क्या सूरत हाल होगी। 8वें नंबर पे हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने हैं किसी भी कंपनी के, कि कोई भी कंपनी है उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हैं ये कितने हैं। तो उसका फार्मूला ये होता है नेट प्रॉफिट तकसीम रेवेन्यू। तो मिसाल के तौर पे अगर 100 बिलियन का रेवेन्यू है और प्रॉफिट जो है ये 30 बिलियन है, मार्जिन जो है 30% है, तो ये बेहतरीन है और स्टेबल इम्प्रूविंग जो है ये हो सकता है। आगे 9वें नंबर पे जो स्टेप है उसमें मैं देखता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है कंपनी की क्या है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बेस्ट इंडिकेटर देता है। उसका फार्मूला ये है कि प्रॉफिट तकसीम शेयर होल्डर की इक्विटी। तो इंटरप्रिटेशन ये देता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% है तो ये सबसे बेस्ट है, अगर 15 से 20% है वो भी गुड है, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से 15 है वो भी एवरेज है, अगर 10 से कम है तो वो वीक है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बैंक्स के और फर्टिलाइज़र की कंपनियों के ओपन कोई रिटर्न ऑन इक्विटी की रेंजेस कुछ और होती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनियों की। तो आगे 10वें नंबर पे बात करें तो मैं देखता हूँ किसी भी कंपनी पे कर्ज़ा कितना है। तो ये कर्ज़ा जो है ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो मैं देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में लोन जो हैं उनके कैसे हैं, शॉर्ट टर्म में बारविंग्स कैसी हैं कंपनी की, क्या कंपनी पे कर्ज़ा जो है ये बढ़ तो नहीं रहा, और कंपनी जो है ये कंफर्टेबली पे कर सकती है अपना इंटरेस्ट या नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने रैपिडली देखनी होती हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले, कि क्या कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कोई कर्ज़ा तो नहीं है।
11वें नंबर पे कैश फ़्लो हमने देखनी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कैश जो है ये किंग होता है, तो कैश फ़्लो, फ्री कैश फ़्लो को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं वॉरेन बफेट। मैं भी देखता हूँ यही कि बहुत से इन्वेस्टर इसको स्किप कर देते हैं, इस स्टेप को, कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और देखते हैं लेकिन कैश फ़्लो नहीं देखते। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि किसी भी कंपनी के पास क्या कैश फ़्लो, फ्री कैश फ़्लो है, अगर है तो बेहतरीन है और उसके प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। 12वें स्टेप पे जाएं तो मैं देखता हूँ बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की। तो बैलेंस शीट में देखें तो अगर उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, उसके असासे किसी भी कंपनी के, जैसा कि मीज़ान बैंक के असासे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, कंपनी कर्जा दे रही है बैंक, और प्राइम मिनिस्टर के जो लोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दिए जा रहे हैं। तो कैश जो है इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी अच्छी बात है। अगर डेट इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर मैं केयरफुल हो जाता हूँ कि कर्ज़ा नहीं इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर इक्विटी इंक्रीज़ कर रही है तो फिर भी अच्छा है। और 13वें स्टेप पे हमने इंडस्ट्री के एनालिसिस करने हैं, सेक्टर के एनालिसिस, और ये देखना है कि क्या कंपनी पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही है या सिर्फ कंपनी बढ़ती जा रही है। तो वो फर्टिलाइज़र के सेक्टर में सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड्स, मार्केट का शेयर, ये सारी चीज़ें दूसरे सेक्टर की भी हमने देखनी है, और फ्यूचर की कैपेसिटी। 14वें नंबर पे आ जाएं तो इस यहाँ पे हम देखता हूँ मैं स्टेप की 14वें पे वैल्यूएशन, जो कि किसी भी कंपनी के लिए ग्रेटेस्ट स्टेप होता है ओवर इन्वेस्टमेंट की, कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, वहाँ पे हम ख़रीद लेते हैं किसी भी कंपनी को। ज़ाहिरी बात है, जब उस कंपनी अच्छी है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, ओवर वैल्यू हो चुकी है, वहाँ पे हम ख़रीद लेते हैं। तो कंपनी जब नीचे जाती है, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं लोग, तो फिर हम कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैल्यूएशन है। तो पी रेशो जो है ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन है। जितनी पी रेशो जो है जो कंपटीटर्स की है वो हमने देखते रहना है कि पी रेशो कैसी है किसी भी कंपनी की। अगर पी रेशो दूसरों की निस्बत अच्छी है तो फिर कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यू है। अगर पी रेशो नहीं अच्छी तो फिर उसका मतलब है ये ओवर वैल्यू हो चुकी है। और उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू हमने देखनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये बताती है सिंपली कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए तो कितने पैसे आपको पर शेयर उस कंपनी के मिलेंगे, ये होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। और डिविडेंड्स यील्ड, ये मैंने ज़रूर देखनी चाहिए कि कंपनी की डिविडेंड्स देती है या नहीं। 15वां और लास्ट स्टेप जो कि फ्यूचर आउटलुक है कि क्या कंपनी कोई नया प्लान तो नहीं लगा रही, और कैपेसिटी एक्सपेंशन की क्या है कंपनी की, और नया प्रोडक्ट्स कौन से ये लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं इस वक्त मार्केट के, और एक्सपोर्ट की ग्रोथ है कंपनी में, लोअर इंटरेस्ट रेट है, और गैस की प्राइसेस क्या हैं, और टैक्स की वैल्यूएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर आउटलुक की हमें देखनी पड़ती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट किस तरह से हमने बनानी है। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि इस सवालों के जवाब मुझे मिलने चाहिए कि बिज़नेस जो है ये अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। अगर है तो सबसे बेस्ट हो गया, और रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, अगर हो रहा है तो सबसे बेस्ट है। प्रॉफिट जो है ये ग्रो हो रहा है, अगर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। हम आराम से सुकून से बैठे रहेंगे कि अगर मार्केट जो है नीचे भी आनी शुरू हो जाए तो ये कंपनी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है हमें रिलैक्स होना चाहिए। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो रहा है, अगर कंपनी का हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर किसी अच्छी कंपनी में जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा है उसमें हम आ जाएंगे। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है, फिर मैनेजेबल डेट, क्या उसका कंपनी पे कोई ज़्यादा कर्ज़ा तो नहीं है, और रेगुलर उसके डिविडेंड्स आ रहे हैं या नहीं, रीज़नेबल वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, और फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो ये इस लिहाज से हम देख सकते हैं। एक और क्राइटेरिया बनता है जो कि स्कोरिंग मेथड है। स्कोरिंग मेथड से मुराद ये होता है कि हम सारी चीज़ों को 10 फैक्टर लेते हैं
और उनको मुख्तलिफ़ इकसाम की बिना पे जैसे जैसे उनका होता है वो स्कोरिंग देना शुरू कर देते हैं। तो जो स्कोरिंग मॉडल आपको स्कोरिंग अच्छा लगेगा वो आपने देख लेना है। बिज़नेस मॉडल किसी भी कंपनी का सबसे पहले देंगे उसको 10 नंबर मैं दे देता हूँ कि जी बिज़नेस मॉडल अच्छा है कंपनी का। रेवेन्यू ग्रोथ है उसको 10 नंबर दे देता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट उसको मैं 15 नंबर ज़्यादा देता हूँ, 5 नंबर। अर्निंग पर शेयर उसको 10 नंबर दे दिए। कैश फ्लो है उसको 10 नंबर दे दिए। कंपनी का कर्जा जो है उसको 10 नंबर दे दिए। रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको 10 नंबर दे दिए। फिर डिविडेंड्स दे रहा है उसको 10 नंबर दे दिए। वैल्यूएशन कंपनी की ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है इसका 10 नंबर दे दिया। और फ्यूचर आउटलुक इसको आप कम भी देखेंगे तो आपका गुजारा चल जाएगा। तो ये 5% है। तो इस लिहाज से अगर कोई भी कंपनी इस क्राइटेरिए पे आपकी उतरती है 90 से 100%, तो वो जो है कंपनी आप उसमें आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें 80 से 89 तक स्कोर है तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कंपनी हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर 70 से 79 है तो फिर आपने थोड़ी सी रिसर्च करके देख के ये देखना है कि वाकई क्या ये कंपनी जो है ये मल्टी बैगर बन सकती है या नहीं। तो ये जो होता है ना 70 से 79 स्कोर, ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन होता है किसी भी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए या नीचे ले जाने के लिए। और 70 से अगर नीचे आ जाए तो फिर काशियस रहना है, उससे नीचे किसी भी कंपनी का स्कोर होना ही नहीं चाहिए। तो ये थे चंद एक पॉइंट्स और क्राइटेरिया और फ्रेमवर्क जिनकी बिना पे बड़े इन्वेस्टर्स और ख़ास तौर पे मेरा फ्रेमवर्क ये है। उम्मीद है आपको ये फ्रेमवर्क और इन्वेस्टमेंट की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।